आदरणीय सदर साहब और साथियों, मैं एक साल पहले बल्लभगढ़ के पास एक जगह है अटाली, वहाँ के एक वाक़ये से आपसे बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। और 3 मुद्दों पे मैं बात रखना चाहता हूँ। एक मुद्दा तो है राष्ट्रवाद का सवाल, जिसकी आड़ में लोगों को ज़लील किया जाता है। दूसरा मुद्दा है गाय का सवाल, जिसकी आड़ में कत्ल किया जाता है। और तीसरा सवाल बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में एक जुनून पैदा किया जाता है, देशवासियों को परदेसी कहा जाता है उनकी भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो उस सवाल को, 3 सवालों को मैं उठाना चाहता हूँ। अटाली की वारदात ये है कि अटाली एक गांव है बल्लभगढ़ से 11-12 किलोमीटर दूर। वहाँ पे 2009 में एक कच्ची मस्जिद थी। 150 मुस्लिम परिवार उस गांव में रहते हैं। अरे आइए अजीत जी, नमस्कार। नमस्कार। तो वहाँ पे 150 मुस्लिम परिवार रहते हैं, जिसमें किसी के पास ज़मीन नहीं है। मजदूर वर्ग के लोग हैं, सिर्फ 3 परिवार हैं, थोड़ा खुशहाल हैं, बाकी सब गरीब लोग हैं। तो कच्ची मस्जिद थी और अरसे से थी वो, तो उन्होंने कहा पक्का कर लें। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हाँ कर लो, हिंदू ने भी कहा कर लो। जब मस्जिद के पाए खड़े हो गए तो उसके ऊपर उनको छत डालनी थी, लेंटर डालना था, तो लोग चले गए कचहरी में और स्टे लगवा दिया। 2015 में मार्च के महीने में उस पर फैसला आया और फैसले में कहा कि भाई मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद बना सकते हैं आप। जिन्होंने स्टे लगवाया था उनका एतराज़ ये था कि गांव सभा की ज़मीन है, ये मस्जिद की ज़मीन नहीं है, वक्फ की ज़मीन नहीं है, लिहाजा इस पर नहीं बन सकती। कचहरी का फैसला था कि बना सकते हो। तो जब उन लोगों ने को फैसला मिल गया तो मई के महीने में पिछले बरस उन लोगों ने फिर अपना मटेरियल जमा किया और डालने लगे छत। तो फिर हमला कर दिया लोगों ने। 25 लोगों को चोटें आईं, 25 घर जले और तब पुलिस भी आ गई। तो पुलिस सब लोगों को थाने ले गई हिफाजत के लिए कि कोई हमला और ना हो जाए। तो करीब 1 हफ्ते लोग थाने में रहे, बल्लभगढ़ थाने में। उसके बाद वापस लौट आए। गांव में 600 पुलिस थी। जिस दिन ये घटना घटी मई में, उसके 2 दिन बाद मैं और खदीजा फारूकी हम 2 लोग गए। पहले तो उन लोगों से मुलाकात की वहाँ पे, उसके बाद गांव चले गए। गांव में हमें सबसे अफसोस इस बात का था कि 70 बरस के बूढ़े लोग भी झूठ बोलने में हिंदुस्तान के गांव का रिवायत नहीं है ये। उन्होंने कहा कौन सी मस्जिद, कहाँ मस्जिद है? कोई नहीं मस्जिद है। तो हमने कहा भी अखबार में तो खबर आई है कि वहाँ पे मस्जिद के पाए वगैरह खड़े हैं। अरे कुछ नहीं है। हम ही लोगों ने नमाज़ पढ़ने की जगह दे रखी थी उनको। और कुछ देर बाद हम जब खुद गए तो देखा मस्जिद थी। तो पहला तो मुझे सब अफसोस ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान के गांव में कि आप कुछ भी कर लो, बेकसूर का कत्ल कर लो, झूठ बोल लो, वरना कबीर ने तो कहा था कि झूठ से बड़ा पाप नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी कौम से नफरत है तो आप कितना भी कुछ कर लो, बहू बेटी की इज्जत खराब करो, बेकसूरों का कत्ल करो, झूठ बोलो, फरेब करो, सब जायज़ है। ये अजीब किस्म की चीज़ है। तो वो चीज़ हमें बड़ी अखर गई। फिर ईद का दोनों, ये रमज़ान का महीना चल रहा था और उस साल जो ये हिंदुस्तानी जो हिंदू कैलेंडर है उसमें हर 3 साल बाद 1 महीना एक्स्ट्रा होता है। उसको कई लोग मलमास कहते हैं, कई पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो वो पुरुषोत्तम मास का महीना उस वक़्त रमज़ान के महीने से कोइंसाइड कर गया, इकट्ठे ही चल रहे थे दोनों। तो वहाँ पे मस्जिद के बगल में एक छोटा सा मंदिर था, उसको मड़िया कहते हैं। जहाँ पे एक कमरे का छोटा मंदिर होता है उसको मड़िया कहते हैं। तो मड़िया थी, लेकिन अहाता बड़ा था उसका और मस्जिद से सटा हुआ था। तो वहाँ पर लोग बड़े, उस दिन जब मैं गांव में गया था मैं, उस दिन जुमा का दिन था, शुक्रवार का, और बड़े ढोल बजा के लोग उसी बिल्कुल वहाँ पर औरतें डांस कर रही, गाना गा रही। गाना तो भजन थे, लेकिन अब पता लग जाएगा कि आप चढ़ाने के लिए गा रहे हो कि भगवान की इबादत के लिए गा रहे हो। तो मुझे जो वहाँ पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है। मैं इतना ख्याल भूल गया कि आज जुमा का दिन है।
बाद में जब मैं कुछ मुस्लिम परिवारों में गया तो पता लगा तो जुमा का दिन था, तो मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची। खैर फिर कुछ दिनों ने 3-4 दिन बाद फिर हमला कर दिया उस गांव पे और फिर पूरा गांव खाली हो गया। तो जब मैं खाली गांव में पहुंचा तो मुझे एक ऐसे टीचर की तलाश थी कि जो रिटायर हो गया हो या बुज़ुर्ग हो, जिसकी गांव में 4 लोग बात मानते हों। ऐसा ढूंढते ढांढते मैं किसी जगह पहुंचा हूँ, 10 लोग बैठे थे। जिस वाक़या का मैं जिक्र करना चाहूँ वो बात है ये। तो उस बातचीत के दौरान एक आदमी बोला, वही बूढ़ा था, बोले साहब मुसलमान बड़े गद्दार होते हैं, खाते देश का हैं बजाते पाकिस्तान की। तो हमने कहा करते क्या है मुसलमान आपके गांव के? बोले मजदूर हैं। हम कहा बेटा समझ लें, मजदूर और किसान देश का खाते नहीं हैं, देश को खिलाते हैं। जब मैंने ये बात रखी तो थोड़ा सा वो सहम गए और 2-4 लोगों ने हमारी बात कहा, भी बात तो आप सही कह रहे हैं। फिर मैंने एक पर्चा लिखा और उस पर्चे में 5 बातें लिखी और उसकी मैंने हज़ारों कॉपियाँ बांटी जगह जगह। और वो आपके सामने मैं 5 बातें रखना चाहता हूँ, फिर अपनी बात रखता हूँ। 5 बातों में पहली बात, उसका हमने टाइटल ही रखा पर्चा, 5 अहम सच्चाइयों पर अमल करें। पहली, मजदूर, कारीगर और किसान देश का खाते नहीं हैं, देश को खिलाते हैं। किसी मेहनत कश के प्रति ये दुर्भावना न रखें, वो खाता देश का है बचाता दूसरे देश का है, ये सोच देशद्रोह है, इससे आज़ाद हो। दूसरी बात, ईंट का जवाब पत्थर से देना या तोप से देना विकृत मानसिकता है, डिरेल्ड मेंटेलिटी है, पागलपन है, इससे शोषण बढ़ता है, इस पर काबू पाएं। तीसरी बात, किसी आदमी या किसी कम्युनिटी के प्रति घृणा आपको एकजुट कर सकती है, इससे आप कमजोरों को कुचल सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी रूह मिट्टी में मिलेगी। इस पाप से बचें। चौथी बात, मिलिट्री की ताकत, पूंजीपतियों की दौलत और पढ़े लिखे लोगों की, विद्वानों की विद्वत्ता, नॉलेज आपकी ताकत नहीं है। आपकी ताकत है आपकी रूह और उसकी खुराक है सच्चाई, दर्दमंदी और श्रम यानी मेहनत। इसे मजबूत करें। और 5वीं बात लिखी, सारी धरती के अवाम एक हैं, सरल, सच्चे और ईमान की रोटी खाने वाले, उनसे अपनापन महसूस करें। मैं समझता हूं कि पिछले 300 बरस से इस धरती पर साम्राज्यवाद का दौर चल रहा है। 300 बरस पहले कारखाने की शुरुआतें हुई, न्यूटन के गति के नियम आए, उसके बाद भाप का इंजन बना, उसके बाद फिर बड़े बड़े कारखाने बने। कारखानों की खातिर कुछ पश्चिमी मुल्कों ने बाकी देश, दुनिया के देशों को गुलाम बनाना शुरू किया और वो सन 1945 तक दौर चला। वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हुआ तब तक, उसको मैं कहता हूँ सीधी गुलामी का दौर। और ये लड़ाइयाँ सरहदों पर नहीं हुई। अंग्रेज हिंदुस्तान में आके हमारे अंदर ही मारा लोगों को। सिराजुद्दौला का जो कत्ल किया इन लोगों ने प्लासी की लड़ाई में, तो हिंदुस्तान के अंदर था वो। सरहदों पर लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। ये बेमानी बात है कि सरहदों का हमारे लिए हल्ला पिलाया जाता है कि साहब ये फलां मुल्क फलां मुल्क, और ये सारा का सारा हल्ला वो लोग मचाते हैं जो अपने ही वतन के लोगों को परदेसी मानते हैं। और सरहदों का 4 लोग वहाँ मर गए तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। जुल्म तो है, ज़रूर जुल्म है, लेकिन आप तुलना करो कि सरहद पर 4 लोग मरे और बस्ती में आपने 2000 लोग मार दिए, 3000 लोग मार दिए, 1000 लोग मार दिए। उसमें कोई खबर नहीं किसी को, ना पुलिस खबर करेगी, ना मिलिट्री खबर करेगी। मेरा कहने का मतलब ये कि पिछले 300 सालों में साम्राज्यवाद का दौर, पहला दौर था सीधी गुलामी बनाने का दौर, सीधा गुलाम बनाओ मुल्कों को। 1945 के बाद एक नया दौर चला, 45 बरस चला वो, 1990 तक। उसको हम कहते हैं न्यू इंपीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद का दौर। और इतना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ गुलामी के दौर में भी और बाद में भी।
आप किसी के घर में जाके बैठ जाओ ताकत के जोर पर, मन मर्जी का कानून बना दो, रेसिज्म ला दो, लोगों को झगड़ा दो आपस में। जिस मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ कि हमारा एक बड़ी खामी रही हमारी कि हमने जाति के आधार पर लोगों को मारा, जलील किया, लूटा। वो तो हुआ, हमारी खामी रही, लेकिन मजहब के आधार पर नहीं हुआ। मजहब के आधार पर तो हमारे जो अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, और हमारे ऊपर, हर कौम में होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, उनको ऐसी खुराक पहुंचाई, ऐसी खुराक दी उन्होंने कि हमारा मुल्क तकसीम होना तो छोटी बात है, 5 लाख लोग मरे उसमें, लेकिन 2 करोड़ लोग हमारे मुल्क के भुखमरी में मर गए अंग्रेजी राज में। और मैं मानता हूं कि 1943 का जो अकाल पड़ा बंगाल का, हिंदुस्तान के पार्टीशन में उसका बहुत बड़ा रोल है। उसकी चर्चा होती नहीं है, लेकिन मैं जो जितना भी मेरा तजुर्बा हुआ, लोगों से बातचीत करने पे, कुछ किताबें पढ़ के, मेरे दिमाग में तो ये आया कि एक बहुत बड़ा कारक हमारे हिंदुस्तान का वो 1943 का अकाल था, जिसमें बंगाल में करीब 20 लाख लोग मर गए। और बंगाल में चूँकि गरीब वर्ग में मुसलमानों की बहुतायत थी, तो ज़्यादातर मरने वाले मुसलमान थे उसमें, हिंदू भी मरे। और व्यापारी वर्ग में बहुतायत हिंदुओं की थी, तो जो मुसलमान भी थे उसमें, लेकिन जो चूँकि चावल की कीमतें 6 महीने के अंदर 10 गुनी बढ़ गई थी, तो जो रातों रात लखपति करोड़पति बन गए, उनमें हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी। इसने द्वेष को भड़काने में मदद पहुंचाई। उसी तरीके से पंजाब के पार्टीशन की बात, उसके बाद बंगाल के पार्टीशन की बात, मुस्लिम लीग तो मुल्क के पार्टीशन की बात करती थी, लेकिन इन 2 सूबों के पार्टीशन की बात कांग्रेस ने, हिंदू महासभा ने, अकालीज ने, इन सब ने मिलकर उठा दी। कॉन्सिक्वेंटली पार्टीशन में उसका भी एक रोल है। तो मैं मुस्लिम लीग को या हिंदू महासभा को या आरएसएस को ये नहीं कि कसूरवार, ऐसा नहीं कि वो कसूरवार नहीं है, उनका भी कसूर है, लेकिन मैं कुछ कंडीशंस ऐसी पैदा हो गई हमारे मुल्क में कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वजह से भुखमरी पैदा हुई, अकाल पड़े, और उसका भी एक बड़ा फैक्टर रहा। तो ह्यूमन राइट वायलेशन जो हुआ गुलामी के दौर में, उसके बाद आज़ादी मिल गई हमारे लिए। 45 बरस नव साम्राज्यवाद का दौर चला। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने शुरू के 20 साल अच्छा काम किया, सन 48 से लेकर 69 तक। 69 के बाद से हमारे मुल्क में साम्राज्यवाद का जो बहुत बड़ा औजार था, फ़िरकावारियत, वो फिर पनपी। 1969 को मैं हिंदुस्तान की तारीख़ का काला साल मानता हूँ, जब हिंदुस्तान का में सांप्रदायिक ताकतें बहुत मजबूत होकर उभरी। अहमदाबाद में 6 महीने फसाद चले, और उधर भिवंडी में लोग कहते हैं करीब 5000 लोग मारे गए उसमें। और उससे ये हुआ कि सांप्रदायिकता या फ़िरकावारियत एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वेपन होकर उभरी। तो ये तो बात हुई 1969 से लेके, फिर दौर चला, हर 10वें साल या 5वें 8वें साल बड़ा फसाद होगा, जिसमें 1000 से लेके 3000 तक लोग मारे जाएंगे, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी मारने वालों पर। तो ह्यूमन राइट का वायलेशन अब इतना ज़बरदस्त शुरू हुआ जब से सांप्रदायिकता का उभार आया। और सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, वो तो हुआ 1989 से लेके 1992 तक। बाबरी मस्जिद तो गिरना आखिरी चीज़ है, उसको वो भी बुरी चीज़ थी, लेकिन उससे 100 गुना बुरा चीज़ था 1989 से लेके 1992 तक हिंदुस्तान में जो एक नफ़रत की आंधी उठाई गई, जिसमें मैं तो यही कहता था। एक बार मैं वहाँ गया कोटा में, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 2 महीने पहले, तो हमारी 28 लोगों की मीटिंग थी। उसमें जज भी, जो सिटिंग जज थे, कार्यरत थे, वहाँ पे काम कर रहे थे उन दिनों, आदित्य साहब वो भी आए हुए थे। तो तब मैंने महसूस किया कि हमारे जजेस का दिमाग कितना फिर गया है। अब चूँकि मुझे, अब 3 स्पीकर हैं हम लोग, और 1 घंटे का ही प्रोग्राम होगा मेरे ख्याल से, ये तो मुझे 20 मिनट का वक्त है मेरे अंदाज से, तो इस लिहाज से मैं ज़्यादा बातों को, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता। तो फिलहाल मेरा कहना ये है कि वो 3 साल का दौर ऐसा दौर गुजरा जब हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हमारी कचहरियों में, हमारे वकीलों में, हमारे मंदिरों में ऐसा जुनून पैदा हुआ
ऐसे लोग पैदा हो गए कि फिरका वारियत धार्मिकता माने जाने, नफरत को आप स्पिरिचुअलिटी कहने लग गए। बड़े बड़े प्रोफेसर, हमारे आईआईटी जैसे प्रोफेसर की सूरत बिगड़ गई। अमेरिका में जो वैज्ञानिक हैं उनकी सूरत बिगड़ गई, उनका जहन भी बदल गया। तो इससे बड़ा ह्यूमन राइट का वायलेशन क्या होगा कि जिस आदमी को अल्लाह ताला जहाँ पैदा करता है, जिस वतन में पैदा करता है, वहाँ उसको रहने का, पूरी इज्जत और आज़ादी से रहने का हक कुदरती तौर पर भगवान का दिया है, अल्लाह ताला का दिया है। मुल्क बहुत छोटा पड़ जाता है इंसानों के सामने। और सरहदें तो मैंने वैसे ही बताया कि 300 बरस में सरहदों का कोई माना नहीं रह गया है। ये सारा का सारा गुलामी का दौर चल रहा है। हम व्यापारियों को दावत देते हैं, आइए साहब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए आप, हम आपके लिए मुफ्त में जंगल देंगे, मुफ्त में खदानें देंगे, मुफ्त में बाजार देंगे आपके लिए, आप चाहें तो अपना माल बेचिए, जो चाहिए जो करिए। और अपने ही वतन के लोगों को हम जलील करेंगे कि तू बांग्लादेशी है। अभी हमारे राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री रिजिजू साहब हैं, किरण रिजिजू, मैं अभी उस दिन आसाम में ही था। मैं 2012 में दंगा हुआ था, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे एक स्कूल जल गया था, तो उसको देखने के लिए गया और बातचीत कर रहा था। अगले दिन बयान आ गया साहब का कि साहब देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। मैंने उनको ख़त लिखा, मतलब किसी सांसद के जरिए खत तो क्या भेजा नहीं, डाला नहीं उनको अभी खत, लेकिन मैंने एक नोट तैयार किया, लोगों को भेजा, अब उनको भी भेजूंगा कि हमारे मुल्क में, आसाम में 3 करोड़ लोग रहते हैं, 31% उसमें से मुसलमान हैं। उसमें कुछ आसामी भाषा बोलने वाले मुसलमान हैं और कुछ बांग्ला भाषा बोलने वाले मुसलमान हैं। तो अगर 31% 3 करोड़ का मानो तो 93 लाख हुए। 1 करोड़ मान लो मोटे तौर पर, यानी 1 करोड़ मुसलमान जिसमें बांग्ला भाषा भी बोलने वाले हैं और असमी भाषा बोलने वाले अपने उसमें हैं आसाम में। पश्चिम बंगाल की आबादी 8 करोड़ है, 25% वहाँ मुसलमान है, तो 2 करोड़ हुए। तो टोटल मुल्क की आबादी जो यानी दोनों सूबों में हैं बांग्ला भाषा बोलने वाले मुसलमान, बाकी तो देश में ना के बराबर हैं, कुल मिला के 3 करोड़ हुई। तो 3 करोड़ आबादी में आप हमसे कहते हो कि साहब 2 करोड़ बांग्लादेशी है। तो फिर मैंने उनको यही लिखा चिट्ठी में, जो हो सकता है कुछ साथियों ने उठाया होगा सवाल, क्योंकि मैं चला गया था कहीं अहमदाबाद वगैरह, तो कुछ सांसदों से बात कर गया था। तो मैंने उसमें एक बात उठाई कि 1941 में हिंदुस्तान में जब सेंसस हुआ तो आसाम की आबादी में 26% मुसलमान थे, आज वो 31% है। और उसमें जो फ़र्क आया, ज़्यादा फ़र्क नहीं है 26 से 31 में, क्योंकि गरीब तबकों की आबादी की रेट बढ़ने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलीट कास्ट या क्लासेस। और एक बात और उसमें होती है कि 1971 का बीच का एक साल आया जिसमें कि बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेश से लोग आए, यानी ईस्ट पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए। बहुत सारे लोग तो चले गए, बाकी लोग नहीं गए। चूँकि हिंदुस्तान ने प्रोएक्टिव रोल अदा किया था बांग्लादेश बनवाने में, तो हम लोगों ने 1985 में एक समझौता हुआ कि 25 मार्च 1971 तक जो लोग हिंदुस्तान में आ गए वो हिंदुस्तानी नागरिक होने के हकदार हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो 26% से लेके 31% का आंकड़ा है आबादी का, मुस्लिम आबादी का आसाम का, वो एक सिग्निफिकेंट उसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ये है कि 1971 में लोगों का आना। मेरा कहने का मतलब ये है, और फिर मैंने कुछ और हवाले दिए कि 1998 में वहाँ पर मर्दमशुमारी हुई, वो वोटर लिस्ट तैयार कराई गई, उसमें इसमें इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि साहब ये फलां 5 सबूत होने चाहिए, जिनके पास ना हो उन पर डी लगा देना, डाउटफुल केसेस, ऐसे लोगों की फिर जांच होगी, ट्राइब्यूनल बिठाए गए। तो उसमें कुल मिला के 2,22,000 केस पाए गए। उन 2,22,000 केसेस में जब ट्राइब्यूनल ने 2011 तक फैसला दिया, 89 केसेस निपटा लिए, उसमें सिर्फ 6.5% यानी 5,500 लोगों को ही। अब आप गौर करो, 1 करोड़ की आबादी में 5,000, अगर 5 लाख होता, 1 करोड़ की आबादी में 1 लाख होता तो 1% कहलाता, और 5,000 अगर हुआ तो कितना छोटा है। बाकी जो बचे केसेस उनमें और निपटा लो। फिर कुछ केसेस पुलिस ने डायरेक्टली लाए जो वोटर लिस्ट में नहीं थे, ऐसे भी मान लो, तो
उस वहाँ की सरकार ने एक एफिडेविट दिया था 2010 में हाई कोर्ट गुवाहाटी में। उसमें कहा था कि हमारे यहाँ कुल मिला के सब प्रकार के केसेस जो जिनको अपन बांग्लादेशी कह सकते हैं डाउटफुल केसेस, उनकी तादाद 4 लाख है। 1 करोड़ में 4 लाख, 4% हुआ। और उसमें से डाउटफुल थे, डाउटफुल केसेस पे ट्रिब्यूनल बैठा तो उसमें बताया कि सिर्फ 6% ही डाउटफुल केसेस के रियल बांग्लादेशी है। तो अगर आप उसमें करके देखो तो बहुत 1% से कम आता है। तो यानी हमारे मुल्क में अगर 3 करोड़ लोग आसाम और बंगाल में मुसलमान हैं, उसमें बहुत सारे आसामी भाषा बोलने वाले भी हैं और बंगाल में बिहारी भाषा बोलने वाले भी होंगे। उनको अगर सबको मान लो कि ये सब बंगला बोलने वाले मुसलमान हैं, तो भी 1% से कम पड़ता है। 3 करोड़ का 1% 3 लाख ही होता है। आप 2 करोड़ कह रहे हो, कितना गुना झूठ है। तो हमारे मंत्रियों में ये, मैं इसको ह्यूमन राइट वायलेशन कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ ह्यूमन राइट वायलेशन कि आप उन 3 करोड़ लोगों को जलील करते हो। हमारी बेटी के यहाँ एक लड़की काम करती थी, मुसलमान थी। पहले कोई हिंदू लड़की काम करती, वो चली गई तो एक मुस्लिम लड़की आई, वो काम करना चाहती थी, बंगाल की थी, अपने बंगाल की थी। तो वो पहले वाली लड़की काम करती थी 1000 रुपये में, वो 700 में काम करने को तैयार हो गई, सिर्फ इसलिए कि कहीं हमें बांग्लादेशी का खिताब हम पे चस्पा करके फिर हमारे लिए ये काम भी न दे। तो ये सूरत है हमारे मुल्क की। अभी वहाँ एक घटना घटी, काजीरंगा करके एक नेशनल पार्क बना वहाँ पे जौहरहट में, आसाम में। तो मुझे लोगों ने बताया कि उसमें सन 74 में बना था वो, 1974 में, और उसका फिर फैलाव होता जाता है, दायरा बढ़ जाता है। जब दायरा बढ़ जाता है तो जो गांव की ज़मीनें और घर आ जाते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन इस बार से नई सरकार आई है तो इन्होंने 3 गांव के 300 मुस्लिम परिवार और 9 हिंदू परिवार उसमें बाहर कर दिए, उनको मुआवजा नहीं दिया। तो मांग उठाई, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा संगठन है, उसका नाम है KMSS, कृषक मुक्ति संग्राम समिति। उस संगठन ने एक 2 संगठनों ने और मिल के इसके बारे में एक आंदोलन चलाया। तो उसमें गोली चला दी पुलिस ने, एक मुस्लिम औरत, एक मुस्लिम आदमी मर गया। और इस आंदोलन का जो KMSS का जो लीडर है उसका नाम है अखिल गोगोई, 40 साल का आदमी है। उसकी मैंने गुवाहाटी में जब मैं गया तो गुवाहाटी में भी लोगों ने तारीफ़ की, हिंदुओं ने तारीफ़ की उसकी, कि वो आदमी बड़ा सेकुलर माइंडेड और बड़े खुले सहन का है। वो ह्यूमन राइट का जहाँ भी वायलेशन होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। अभी उसको बंद कर दिया, 2 महीने से जेल में बंद है वो। नतीजा क्या निकला, मैं जब आसाम में जगह जगह गया तो लोगों में दहशत है कि इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते। स्टेट जब गवर्नमेंट बन जाती है तो किसी पार्टी की नहीं होती है, उसका फर्ज बनता है कायदे कानून का पालन कराना, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप नहीं करते हो तो आप गद्दार हो, आप देशद्रोही हो। लेकिन चूंकि सरकार कुछ भी कर सकती है, वो समझते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता आ गई, जनता ने हमें वोट दे दिया, हम किसी का कत्ल करें चाहे कुछ करें। ये ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर एंड वेरी सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। हमारे लिए लोग मर जाते हैं, वो तो ह्यूमन राइट वायलेशन है ही, और वो तमाम वारदातें ऐसी हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों के ऊपर गाज नहीं गिर रही है, लेकिन अगर ह्यूमिलिएट किया जाएगा, एंड दैट मैनिफेस्ट इन मैनी वेज। आप नौकरी के लिए जाओगे, दाखिले के लिए जाओगे, तरक्की के लिए जाओगे, आपके साथ पक्षपात होगा, ये सारा का सारा ह्यूमन राइट का वायलेशन है। गाय के सवाल पर 1-2 बातें और कह मैं अपनी बात ख़त्म करूं। मैं अखलाक के गांव गया था कुछ दिन पहले, जब उसका कत्ल हुआ पिछले बरस, तब तो मैं नहीं गया था क्योंकि बहुत सारे लोग गए थे और खबर मिल गई थी और मीडिया ने ठीक से कवरेज दिया था उसको, सरकार पे भी थोड़ा सा असर पड़ा था, मुआवजा वगैरह मिला था उसके परिवार को। लेकिन एकाएक खबर आ गई 8 महीने के बाद कि साहब वो मथुरा की एक लैब की रिपोर्ट आई है, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, और वो जो मीट का सैंपल था उनके पास वो गाय का मांस निकला। तो मुझे सबसे पहले शक इस बात पे हुआ कि भाई फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट गुजरात में भी, जहाँ श्री मोदी बैठे हुए थे, जिनकी वजह से किसी पे कोई मुकदमे नहीं चल सकता था, उसके बावजूद भी वहाँ की रिपोर्ट आ गई थी 1 हफ्ते के अंदर। तो इसको आने में 8 महीने कैसे लग गए? सबसे बड़ा कठिन सवाल तो यही था। फिर मैं गाँव चला गया।
जब मैं गांव गया तो मैं उस स्कूल गया जहाँ अखलाक पढ़ता था। उस प्रिंसिपल से मैंने बातचीत की, हमने कहा कि आप जानते हो क्या अखलाक को? बुरत क्लास फेलो था। हमने कहा करता क्या था? वो तो लोहार था, वेल्डिंग का काम करता था, लोहे की मरम्मत करता था। तो मैंने कहा कि आप बताएंगे ज़रा कि उसका व्यवहार कैसा था हिंदुओं के साथ? बोले बहुत अच्छा था, कोई ऐसी बात ही नहीं आई उसने, कभी किसी किस्म की फिरकावारियत थी नहीं उसमें। तो हमने कहा ये कत्ल कैसे, उसका ये मीट के बारे में जो बात फैली वो क्या थी? उन्होंने कहा साहब मैं तो, मुझे पाँव में प्लास्टर चढ़ा था, मैं तो गया नहीं, लेकिन हमें पुलिस के वालों ने बताया, पीएससी वालों ने। हमने क्या बताया कि वहाँ पर एक कूड़ा घर है अखलाक के घर के पास, वहाँ पर एक थैली मिली, उसमें गाय का मांस मिला। तो किसी ने कहा कौन फेंक गया? तो उन्होंने कहा अभी अखलाक आया था। तो फिर लोगों ने जाके, वहाँ पे मंदिर था नज़दीक, वहाँ पे अनाउंस करा दिया माइक से कि साहब गाय का, उसने अखलाक ने गाय काटी या बैल बछड़ा काटा, और लोग जमा हो गए 2000 लोग, और फिर उसको घर से खींच के मारा। तो अब मुझे तो, और कई लोगों से मैंने बातचीत की, पूरे गांव में सिर्फ एक आदमी मिला, अखलाक का एकदम पड़ोसी था, तेली था, साहू, वो पढ़ा लिखा था और मुनीम था। तो उसने कहा कि साहब मेरा भाई, हालांकि भतीजा बंद है, 18 लोग बंद हैं उसमें, लेकिन किया तो इन लोगों ने बुरा है, कौन जाने क्या था। तो मैंने गांव के लोगों से फिर कहा, हमने कहा कि भाई गाय को कोई काटता है तो हड्डियां भी होती हैं, सींग भी होते हैं, खुर भी होते हैं, तो थैली में आ जाएंगे क्या ये सब? तो खामोश। फिर हमने कहा ये कैसी लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, इतने दिन लगाती है? और फिर मैंने कहा आप जरा गौर कर लें, अगर मान लो कटा भी है, गाय कटी, तो आपने मारा किसको है? इस धरती पर 80% आदमी धरती पर मांस खाता है। बहुत सारे लोग उसमें गाय का मांस भी, रोज तो कोई नहीं खाता, कभी कभार खाते हैं तो खाते हैं। और एक बात आप जरा गौर कर लें कि हिंदुस्तान में अंग्रेज जब आए तो बड़े कुत्ते पालने का शौक था, बड़ी दूध पिलाते थे उनको, और ठंड के दिनों में गर्म कपड़े भी पहना देते थे उनको। तो जानवरों के प्रति हमदर्दी तो उनको थी। वही अंग्रेज जब हिंदुस्तानी आदमी आज़ादी की मांग करेगा, निहत्था होगा, उस पर तोप के सामने खड़ा करके उड़वा देंगे उसको। नेहरू जी ने अपनी किताब में इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया है। मेरे कहने का मतलब ये कि जानवरों के प्रति हमदर्दी एक जुदा चीज़ है, और इंसानों के प्रति दर्दमंदी बिल्कुल फर्क चीज़ है। इस धरती पर मैंने जैसे जिक्र किया 80% आदमी नॉन वेजिटेरियन है, रोज मांस खाने वाले नहीं, कभी कभार खाने वाले, और उनमें बड़े बड़े पैगंबर पैदा हो गए। हमारे मुल्क में जो अवतारी लोग हैं, जिनके अवतार हुए, उनने भी खाए हैं, बड़े बड़े ऋषि और संत पैदा हो गए। तो ऐसे लोगों में तो इसलिए, और हिंदुओं जिन्होंने वेजिटेरियन में भी हुए हैं, तो मैं कहने का मतलब ये कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी खाने की हैबिट वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। पहली ज़रूरत है इंसानों की कि इंसानों से आपको हमदर्दी हो। आप किसी को दान देने की बात नहीं करता कि आप किसी के लिए पैसे पकड़ा दें या कुछ करें, या किसी की पैसे से मदद कर दें, ऐसा नहीं। मैं तो इतना कहता हूँ, आप उसकी आज़ादी को छीने नहीं, उसको लूटे नहीं। खाने के बारे में हमारा एक पैगाम ये है कि बेहतरीन खाना वो, जो खाने को हिंदुस्तान में 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, राजसी खाना, सात्विक खाना और तामसी खाना। सात्विक माने बेहतरीन खाना, और राजसी माने मिडिल किस्म का खाना, और सबसे ख़राब किस्म का खाने को तामसी खाना कहा जाता है। मैं कहता हूँ कि जो आदमी मेहनत की रोटी खाता है वो तो खाता है मिडिल खाना, यानी राजसी भोजन, और जो मिल बांट के खाता है मेहनत की रोटी, वो खाता है सात्विकी खाना, और जो लूट के खाता है, शोषण करके खाता है, वो है तामसी भोजन। हमें ये जहनियत अपने मुल्क के लोगों की बनानी है। हमारे सामने ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत गंभीर किस्म का है। हमें लड़कियों की इज़्ज़त आबरू, मजदूरों की इज़्ज़त आबरू, किसानों की इज़्ज़त आबरू, ये सब हमारे सामने ह्यूमन राइट में शरीक होते हैं। और माइनॉरिटीज़ का तो ह्यूमन राइट वायलेशन है ही, हिंदुस्तान के मेजॉरिटी अवाम का ह्यूमन राइट वायलेशन चल रहा है सिस्टम के द्वारा। लिहाजा हम लोगों को मिल के काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इजाज़त दें तो एक गज़ल का एक शेर सुना दूँ।
2 शेर हैं, मतलब एक तो शुरुआत का और एक 2 शेर हैं। वो शेर तो कितने भी हों। अपनी बर्बादी को औरों से बड़ा कहते गए, इससे बस इतना हुआ दुख और भी बढ़ते गए। अपनी बर्बादी को औरों से बड़ा कहते गए, आंसुओं की बाढ़ आई जब मेरी उंगली कटी, आंसुओं की बाढ़ आई जब मेरी उंगली कटी, लोग जब जिंदा जले हम चैन से तकते गए, लोग जब जिंदा जले हम चैन से तकते गए, अपनी बर्बादी को औरों से बड़ा कहते गए। बहुत बहुत शुक्रिया।